गुड इवनिंग गाइस। हम चैप्टर 1 कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो एज एन अकाउंटेंट हमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। जो हम अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज देखते हैं। पहले इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले रिलायबिलिटी। नंबर 1 रिलायबिलिटी। जो अकाउंट्स आप बना रहे हो वो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब उस पर भरोसा किया जा सके। आपने लोगों के साथ चीट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आपके पास हर चीज के प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ मतलब एविडेंस। और वो एविडेंस किससे आते हैं? वाउचर से, राइट। मतलब जो बिल्स होते हैं, आप अकाउंट्स में कुछ भी दिखाओ, उसके बिल्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपने कोई बड़ी गलती नहीं करनी। मटेरियल एरर आपने पढ़ा था, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। आपने कोई बड़ी बात नहीं छुपानी। छोटे मोटे एरर हो गए तो वो तो ह्यूमन एरर होते हैं, कोई बात नहीं। बट कोई बड़ी बात जानबूझ के इंटेंशनली नहीं छुपानी। कोई भी मटेरियल एरर नहीं करने। ठीक है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आपके जो अकाउंट्स होंगे वो रिलायबल होंगे, प्रूफ होंगे सबके, और बड़ी गलती नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, आप बायस नहीं होंगे। बायस मतलब परचेज मैनेजर से बनती है तो उसके लिए तो बिल मांग नहीं रहे, सेल मैनेजर से नहीं बनती, उनसे बिल मांग रहे हो। बायसनेस नहीं रखनी एज एन अकाउंटेंट। नेक्स्ट, रेलिवेंस। आपसे ही उम्मीद की जाएगी जब आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो कि जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब प्रोवाइड करवाओ। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब प्रोवाइड करवाओ, ताकि जो यूजर्स हैं, जो आपके अकाउंट्स देख रहे हैं, वो डिसीजन ले पाए कि हमें आपके साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। ठीक है, दोबारा सुनना। आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनसे हमारे डिसीजन चेंज हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रेलिवेंट बातें छुपा रहे हो और इररेलेवेंट बातें, छोटी मोटी बातें, वो सब दिखा रहे हो, तो वो गलत होगा। ठीक है। आपसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। एक तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रिलायबल होने चाहिए आपके अकाउंट्स, सारी बातें के साथ प्रूफ होने चाहिए, बड़ी एरर नहीं करने। दूसरा, रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब होनी चाहिए अकाउंट्स में। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब आपको अकाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, पब्लिक उसको समझ पाए। इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, अकाउंट्स को दिखाने के काफी तरीके होते हैं। एक इजी वे होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड वे होता है। आपको जानबूझ के कॉम्प्लिकेट नहीं करना ताकि लोग समझ ही ना पाए और इन्वेस्ट कर दें गलती से। आपको ऐसे काम नहीं करने। आपको अकाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं जो समझने में आसानी हो, लोगों को इजी हो टू अंडरस्टैंड, ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। इसका मतलब जब आप अपने अकाउंट्स दिखा रहे हो तो कंपैरिजन भी हो पाए। आपने पढ़ा था कंसिस्टेंसी एजम्पशन। हम अपने मेथड्स को कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि कंपैरिजन कर पाए लोग, राइट। अब यहां देखना, कंपेरेबिलिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। और एक है इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है। इंट्रा फर्म, इंटर फर्म। इंट्रा फर्म मतलब अपने आप से कंपैरिजन, अपने आप से कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, आपकी रिलायंस है मान लो, तो रिलायंस 2017 में कितना अर्न कर रहे थे, मान लो 80 करोड़, और 2018 में कितना अर्न कर रहे हैं, सपोज 90 करोड़। तो हम 10 करोड़ ऊपर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन में। ये होता है अपने आप से कंपेयर करना कि हम पिछले साल कहां थे और इस साल कहां हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब रिलायंस कंपेयर कर रही है टाटा से,
कि 2018 में हमारे प्रॉफिट कितने हैं, सपोज 90 करोड़, और टाटा के कितने हैं, सपोज 75 करोड़। ठीक है, तो अगर आप दूसरी फर्म से कंपैरिजन करते हो, दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन। तो अकाउंट्स ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग उसे कंपेयर कर पाए इजीली। ठीक है, आपने सुना होगा स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है, दूसरे स्कूल्स के साथ कंपटीशन। तो ये होता है दूसरों के साथ, ऐसे ध्यान रखना। इंटर फर्म मतलब दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन, और इंट्रा फर्म मतलब अपने आप से कंपैरिजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में लिमिटेशंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, इस क्लास में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्कूल्स में आते हैं। एक बार फटाफट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। रिलायबिलिटी, अकाउंट्स रिलायबल होने चाहिए, मतलब लोग उस पर भरोसा कर पाए, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, और बड़ी बड़ी बातें मटेरियल एरर नहीं करने। छोटी मोटे एरर हो भी गए कोई बात नहीं, जैसे आपने स्टेशनरी खरीदी 500 रुपए की, दिखाना भूल भी गए तो उसको हम इसमें नहीं मानते, बड़ी बातें नहीं छुपानी। ठीक है, रेलिवेंस, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप दोगे जिससे हम यूजर्स के डिसीजन बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि जो इररेलेवेंट बातें हैं वो सारी दिखा दी और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट बातें छुपा दी, ऐसे नहीं करना। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको अकाउंट्स ऐसे प्रेजेंट करने हैं कि लोग समझ पाए और डिसाइड कर पाए उन्होंने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन इजीली हो पाए, इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं। तो इन शॉर्ट ये क्वालिटीज होनी चाहिए, जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो इन क्वालिटीज को भी माइंड में रखना है कि हमें इजी वे में लोगों तक पहुंचानी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको सारी हेडिंग्स याद करनी है और अंदर का भी लिखना है, तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। पलटो। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स देखने में। इसमें 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले ओनर्स। ओनर्स मतलब प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर अकाउंट्स क्यों देखना चाहेगा? ऑब्वियसली, क्या हमने प्रॉफिट कमाया या नहीं। अगर मैं ओनर हूं तो मुझे ये जानना है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है क्या उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। ठीक है, तो मैं तो ऑब्वियसली अपने अकाउंट्स देखूंगा ही देखूंगा। तो ओनर देखेगा प्रॉफिट के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों अकाउंट्स देखती है? मैनेजमेंट अकाउंट्स देखती है क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट क्यों देखती है? डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका मतलब कि जो हमने गुड्स बेचने हैं उसका क्या प्राइस रखें, नई जगह पे इन्वेस्ट करें या ना करें, तो मैनेजमेंट अकाउंट्स को देख के आगे डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्यों देखेंगे अकाउंट्स? एम्प्लॉइज ये देखना चाहते हैं कि सर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो विच इज वेरी गुड, तो सर थोड़ा बोनस तो दे दो हमें भी। एम्प्लॉइज को बोनस चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी। बोनस मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो उनका भी बनता है, दिवाली बोनस या बीच में बोनस मिलता है। तो एम्प्लॉइज देखते हैं कि हमें प्रॉपर सैलरी आ रही है प्लस हमें बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर वाले लोग हैं वो हमारे अकाउंट्स क्यों देखेंगे? नंबर 1 बैंक्स। बैंक्स आपके अकाउंट्स क्यों देखना चाहते हैं? देखो, अगर वो आपको लोन देगा तो वो चेक करेगा कि पिछले सालों में जितने भी आपने लोन लिए हैं क्या आप उनकी पेमेंट करते हो टाइम पे, साथ में क्या आप उनको इंटरेस्ट पे करते हो। बैंक जब लोन लेता है तो एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, राइट, और एक होता है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो या नहीं, ये चीज बैंक देखना चाहता है। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे शेयर्स खरीदते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो हमारे अकाउंट्स को देखेंगे कि क्या हमने वो पोटेंशियल है, क्या हम प्रॉफिट कमाते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है,
अर्निंग कैपेसिटी कह लो, या पोटेंशियल है कि नहीं टू अर्न दैट प्रॉफिट, वो ये सब चीजें देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे अकाउंट देखेंगे, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो उधार पे गुड्स देते हैं, वो हमारे अकाउंट्स क्यों देखना चाहते हैं? वो ये देखेंगे कि हम क्रेडिटर्स की पेमेंट टाइम पे करते हैं या नहीं, टाइमली पेमेंट, तभी तो वो उधार देंगे हमें। अगर हमारा पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तो कोई भी नया क्रेडिटर हमें उधार नहीं देगा। गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स क्यों देखेगी? क्या आप टैक्स पे करते हो या नहीं, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है। टैक्स, जीएसटी, वो ये सब चीजें देखना चाहती है कि इनकम टैक्स पे करते हो या नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करते हो या नहीं। रिसर्चर्स पता है कौन होते हैं? जो कुछ ना कुछ नई रिसर्च करते हैं, मतलब आपके अकाउंट्स देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि आपने कौन से तरीके से अकाउंट्स बनाए हैं, और अगर उसमें से कुछ इनोवेटिव आइडिया उनको मिलेगा तो उस आइडिया को ले लेंगे, ठीक है। रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो आईसीआई में बैठे हैं और भी रिसर्च कर रहे हैं अकाउंट्स के ऊपर, जो और अकाउंट्स में चेंजेस ला रहे हैं, वो हर अकाउंटेंट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कुछ अच्छा आइडिया मिल जाता है उसको यूज करते हैं अपने रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स मतलब नॉर्मल लोग, वो आपके अकाउंट्स को देखना चाहते हैं कि आपने प्राइजेस ठीक रखे हैं या नहीं, अपने प्रोडक्ट के फेयर प्राइजेस रखे हैं, या फिर आप लोग प्राइस रख रहे हो टू हाई, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस गवर्नमेंट भी डिसाइड करवाती है, तो आपने प्राइजेस ठीक रखे हैं या नहीं। दूसरी बात, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है, या आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले मैगी के ऊपर केस हुआ था, मैगी के ऊपर वो लेट का इशू था, तो उस टाइम पे मैगी की सेल कम हो गई थी। जैसे ये सब क्लियर होता है, सब ठीक हो जाता है, क्वालिटी A1 जस्टिफाई हो गई, फिर सेल बढ़ जाती है, ठीक है। तो कंज्यूमर भी खबर रखते हैं पूरी हमारे बारे में कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो फिर वो उसे कंज्यूम नहीं करते। क्लियर? तो ये कुछ यूजर्स हैं जो अकाउंट्स देखना चाहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। अगर ये पूरा नहीं भी आता ना, तो कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है कि बैंक्स को क्यों यूज करना होता है, अकाउंट्स क्यों देखने होते हैं, गवर्नमेंट को क्यों देखने होते हैं, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि बैंक क्यों देखता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है या नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों देखती है कि टैक्स की पेमेंट आ रही है या नहीं। तो 1 मार्क में कोई भी एक भी आ सकता है, तो आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, पढ़ लो। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंट्स बनाने के 2 सिस्टम होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। डबल एंट्री नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इंपैक्ट्स, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, ये तो हमने सीखना है जर्नल में, इसका नेक्स्ट चैप्टर वही होना है। बट आपको ये तो पता है कि डबल एंट्री में हर बातों के 2 इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, उसके बिना अकाउंट्स नहीं होती। तभी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती है, तभी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होती है, और बैलेंस शीट मैच करती है, राइट। आजकल यही चलता है, डबल एंट्री सिस्टम यही फॉलो होता है। 11th-12th में आप यही पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में भी यही पढ़ोगे, सीए में भी यही पढ़ोगे। एक होता था सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सिंगल एंट्री का मतलब हुआ कभी तो किसी ट्रांजैक्शन की सिंगल एंट्री दिखा दी, मतलब कोई भी एक इंपैक्ट दिखा दिया। फॉर एग्जांपल पैसे आए तो बस ये दिखा दिया कि कैश आया, किससे आए ये तो दिखाएंगे नहीं। पॉइंट क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी कभी तो हम कोई एक इंपैक्ट दिखाते हैं, कभी कभी दोनों दिखा देते हैं, ठीक है, और कभी कभी कोई भी नहीं दिखाते थे। इसका मतलब ये सिस्टम गलत था, ये पहले होता था, बट अब डबल एंट्री ही फॉलो होता है। और जब इसमें अकाउंट्स बनाए जाते थे तो इसको रिलायबल नहीं माना जाता, ठीक है। जब प्रॉपर अकाउंट्स नहीं आए थे
जब ये इससे बनाए जाते थे अकाउंट्स, दिस इज नॉट रिलायबल। एंड आज के टाइम पे जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉर्म हो चुके हैं तो डबल एंट्री को ही रिलायबल माना जाता है, और इससे जो बैलेंस शीट आती है वो भी ठीक होती है। इसमें जो बैलेंस शीट आएगी ऑब्वियसली वो भी रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि जब आप दोनों इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे तो ना तो प्रॉफिट सही आएगा ना एसेट्स एंड लायबिलिटी सही आएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट डबल एंट्री सिस्टम अब फॉलो होता है जो रिलायबल है, जिसमें दोनों इम्पैक्ट दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट भी ठीक आती है। इसको अब फॉलो नहीं करते हैं, बट आपको लर्न दोनों करने हैं, एक पैराग्राफ इसका एक पैराग्राफ इसका। कभी कभी दोनों में डिफरेंस आ जाता है, चांसेस आर लेस बट आ सकता है। ठीक है, तो आपको बुक में से दोनों के 1-1 पैराग्राफ लर्न करने हैं और फिर डिफरेंस लिखना है। दूसरी बात, डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस दिए हुए हैं, वो भी लर्न करने हैं। वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हमने एडवांटेजेस पहले से पढ़ लिए, तो वो आप खुद कर लेना। ठीक है, अब पढ़ लो।